कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है जहां लीसा बीच रोड पर लेटी हुई है। सामने से एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही है, लेकिन कुछ सेकंड तक वह अपनी जगह से नहीं हटती। जैसे जैसे हेडलाइट्स करीब आती है, मौत का डर उसके इरादे पर भारी पड़ने लगता है। आखिरी पल में वह उठती है और सड़क के किनारे चली जाती है। कार उसके पास आकर रुकती है। अंदर बैठा एडम विंडो नीचे करके पूछता है कि क्या वह ठीक है। लीसा कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। एडम बताता है कि इस सुनसान इलाके से शहर काफी दूर है, इसलिए वह चाहे तो उसे लिफ्ट दे सकता है। लीसा कुछ देर सोचती है और फिर कार में बैठ जाती है। उसकी हालत देखकर साफ है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। आज उसकी बेटी नीना का जन्मदिन है, लेकिन नीना अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी की मौत के बाद लीसा ने लगभग जीना छोड़ दिया है। सफर के दौरान एडम उससे पूछता है कि वह इस सुनसान रोड पर अकेली क्या कर रही थी। लीसा पहले बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर नीना का जिक्र करती है। वह बताती है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और इसी वजह से उसे उसकी बहुत याद आ रही है। एडम समझ जाता है कि लीसा सड़क के बीच क्यों लेटी थी। वह उससे पूछता है कि क्या वह मरना चाहती थी। लीसा जवाब देती है कि वह सच में मरना नहीं चाहती, वह बस किसी तरह एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती है। कुछ देर बाद कार के रेडियो पर एक न्यूज रिपोर्ट शुरू होती है। पुलिस एक डेंजरस मर्डर सस्पेक्ट की तलाश कर रही है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि वह एक ब्राउन कार चला रहा है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का टैटू बना है। ये सुनते ही लीसा चुपचाप एडम के हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही क्रॉस बना हुआ है। अब उसे शक हो जाता है कि रेडियो पर जिस आदमी की बात हो रही है वह एडम ही है। वह अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसके चेहरे का बदला हुआ भाव देख चुका है। लीसा अभी समझ ही रही होती है कि खुद को कैसे बचाया जाए, तभी एडम अचानक जोर से ब्रेक लगा देता है। उसका सिर तेजी से डैशबोर्ड से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। जब लीसा की आंख खुलती है तो कार, रोड और एडम सब गायब होते हैं। अब वह एक छोटे से मेटल चेंबर में बंद है। जगह इतनी तंग है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। उसके शरीर पर किसी तरह का प्रोटेक्टिव सूट है और कलाई पर एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट बंधा हुआ है। वह ब्रेसलेट को खींचकर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह मजबूती से उसकी कलाई से जुड़ा है। लीसा मदद के लिए चिल्लाती है और मेटल वॉल्स पर हाथ मारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह चेंबर का हर कोना जांचती है। सूट में कोई पॉकेट या टूल नहीं है। ब्रेसलेट की स्क्रीन भी बंद है। काफी देर तक कुछ नहीं होता। लीसा थक कर एक तरफ बैठ जाती है। तभी सामने की मेटल वॉल अपने आप खुलती है और उसके पीछे एक बेहद संकरी टनल दिखाई देती है। टनल के दूसरे छोर से हल्की रोशनी आ रही है। लीसा उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही उसका पूरा शरीर टनल में पहुंचता है, पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। उसी समय उसकी कलाई पर बंधा ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है और स्क्रीन पर 11 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लीसा को नहीं पता कि टाइमर किस चीज के लिए चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज और तेजी से घटते नंबर साफ बता रहे हैं कि समय खत्म होने से पहले उसे आगे पहुंचना होगा। वह हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ दूरी तय करने के बाद सामने वाला रास्ता बंद होने लगता है। वह तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन मुख्य ओपनिंग उसके पहुंचने से पहले ही पूरी तरह सील हो जाती है। अब बगल में एक और रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा पतला है। पीछे लौटने का रास्ता बंद है, इसीलिए लीसा शरीर को मोड़कर किसी तरह उस संकरी जगह में घुसती है। टनल की वॉल्स दोनों तरफ से उसके शरीर से टकरा रही हैं। कई बार उसका सूट मेटल में फंसता है, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूरी के बाद रास्ता थोड़ा खुलता है और उसके सामने 2 लेवल्स दिखाई देते हैं। एक रास्ता ऊपर से जा रहा है और दूसरा नीचे से। उसे समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है, इसीलिए वह ऊपर वाला सेक्शन चुनती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, नीचे का मेटल फ्लोर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। अगर वह समय रहते बाहर नहीं निकली तो पूरा सेक्शन उसे बीच में क्रश कर देगा। लीसा अपने हाथों और घुटनों के सहारे तेजी से आगे बढ़ती है। ऊपर और नीचे की प्लेट्स लगातार करीब आ रही है। आखिरी पल में उसका हाथ टनल के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। वह सामने की एज पकड़कर पूरी ताकत से खुद को बाहर खींचती है और प्लेट्स बंद होने से ठीक पहले दूसरी तरफ निकल जाती है। कुछ पल के लिए वह वहीं पड़ी सांस लेती रहती है, लेकिन ब्रेसलेट की आवाज उसे याद दिलाती है कि आधा समय बीत चुका है। वह फिर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूरी पर उसे टनल के बीच एक पुरानी सड़ी गली बॉडी दिखाई देती है। उस इंसान की कलाई पर भी वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंधा हुआ है। अब लीसा को पता चलता है कि वह इस मेज में आने वाली पहली इंसान नहीं है। उससे पहले भी कोई यहाँ से निकलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वह सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच पाया। वह बॉडी को किनारे करती है और आगे रेंगने लगती है। अचानक सामने हैवी मेटल बार्स गिरकर रास्ता रोक देती है। उसी समय दोनों तरफ की वॉल से कई हीटिंग पाइप्स बाहर निकलने लगते हैं।
लीसा बार्स को धक्का देती है, लेकिन वे अपनी जगह से हिलते तक नहीं। ब्रेसलेट का टाइमर तेजी से खत्म हो रहा है और पाइप्स लगातार गर्म होते जा रहे हैं। तभी उसके पीछे की वॉल का एक छोटा हिस्सा खुलता है। वह तुरंत उल्टा रेंगते हुए उस कंपार्टमेंट में घुस जाती है। उसके अंदर पहुंचते ही सामने एक ट्रांसपेरेंट डोर बंद हो जाता है। टाइमर 0 पर पहुंचते ही हीटिंग पाइप से तेज आग निकलती है और पूरी टनल कुछ ही सेकंड में लपटों से भर जाती है। लीसा सेफ कंपार्टमेंट के अंदर बैठी सब कुछ देखती रहती है। अगर वह कुछ सेकंड और बाहर रहती तो जिंदा जल जाती। कुछ देर बाद आग बंद हो जाती है और पाइप्स वापस वॉल्स के अंदर चले जाते हैं। ट्रांसपेरेंट डोर खुलता है, लेकिन लीसा बाहर आने की हिम्मत नहीं करती। तभी कंपार्टमेंट की पीछे वाली वॉल आगे बढ़ने लगती है और उसे जबरन वापस टनल में धकेल देती है। उसके बाहर आते ही ब्रेसलेट पर फिर से 11 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इस बार टनल की सीलिंग नीचे आने लगती है और उसके शरीर के बिल्कुल करीब रुकती है। ऊपर और नीचे के बीच केवल इतनी जगह बची है कि वह पीठ के बल लेटकर धीरे धीरे आगे खिसक सके। लीसा कुछ देर वहीं पड़ी रहती है। हर नया रास्ता पिछले रास्ते से ज्यादा खतरनाक है और उसे नहीं पता कि आगे कौन सा ट्रैप इंतजार कर रहा है, लेकिन टाइमर की आवाज साफ कर देती है कि वहां रुकना भी सुरक्षित नहीं है। तंग पैसेज खत्म होते ही लीसा पानी से भरे एक चेंबर में पहुंचती है। लगातार रेंगने के कारण उसका गला सूख चुका है। वह नीचे झुककर थोड़ा पानी पीती है, लेकिन आगे जाने के लिए उसे इसी टैंक के अंदर उतरना होगा। वह एक गहरी सांस लेकर पानी में चली जाती है। अंदर पूरा अंधेरा है। तभी टैंक के ऊपरी हिस्से में एक हैच खुलता है। लीसा पूरी ताकत लगाकर वहां तक तैरती है और उसके अंदर से बाहर निकल आती है। बाहर पहुंचते ही वह जोर जोर से सांस लेने लगती है। लगातार ट्रैप्स और संकरी टनल्स से गुजरने के कारण उसका शरीर पूरी तरह थक चुका है। घुटनों और कोहनियों पर सूट भी कई जगह से घिस गया है। वह कुछ देर वहीं रुकती है और थकान की वजह से उसकी आंख लग जाती है। कुछ समय बाद किसी आदमी की चीख सुनकर वह अचानक जाग जाती है। आवाज काफी दूर से आ रही है, जैसे कई मेटल वॉल्स के पीछे कोई मदद मांग रहा हो। लीसा आवाज लगाकर पूछती है कि वहां कौन है, लेकिन सामने से कोई साफ जवाब नहीं मिलता। उसे केवल किसी आदमी की टूटी फूटी आवाज और मदद की पुकार सुनाई देती है। अब उसे पता चलता है कि इस मेज में वह अकेली नहीं है। किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी से उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है और वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। वह सावधानी से रेंग रही होती है, तभी उसके ठीक नीचे का मेटल पैनल अचानक खुल जाता है। उसके अंदर एक गहरा पिट है जो तेज एसिड से भरा हुआ है। लीसा समय रहते दोनों किनारे पकड़ लेती है और उसमें गिरने से बच जाती है। यह पता लगाने के लिए कि लिक्विड कितना डेंजरस है, वह अपने सूट का एक छोटा टुकड़ा काट कर उसमें डालती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में गल जाता है। पिट को पार करने के लिए कोई ब्रिज या अलग रास्ता नहीं है, इसलिए लीसा दोनों हाथ और पैर साइड वॉल्स पर टिकाती है और धीरे धीरे आगे खिसकने लगती है। बीच रास्ते में उसका एक घुटना नीचे एसिड को छू जाता है। सूट उसे पूरी तरह गलने से बचा लेता है, लेकिन घुटने पर गहरा वूंड बन जाता है। दर्द के बावजूद वह बैलेंस बनाए रखती है और किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब मदद की आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही है। कुछ आगे जाने पर उसे एक मेटल ग्रिड दिखाई देती है। उसके दूसरी तरफ भी वैसी ही ग्रिड है और उसके पीछे एक आदमी बैठा हुआ है। उसने भी लीसा जैसा सूट पहना है और उसकी कलाई पर भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट बंधा है। लीसा उससे कहती है कि वे दोनों एक जैसी जगह में फंसे हैं और अगर साथ मिलकर कोशिश करें तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उस आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं लगती। कभी वह लीसा पर चिल्लाता है, फिर अगले ही पल माफी मांगने लगता है। वह बार बार कहता है कि वे वापस आएंगे और दोनों को मार देंगे। लीसा उससे शांत रहने को कहती है, लेकिन वह उसकी बात सुनने की हालत में नहीं है। तभी दोनों ब्रेसलेट्स पर अचानक 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दीवारों से हीटिंग पाइप्स बाहर आने लगते हैं और उन दोनों के बीच केवल एक छोटा सेफ कंपार्टमेंट खुलता है। उस कंपार्टमेंट में सिर्फ एक ही इंसान छिप सकता है। कुछ ही सेकंड बाद दोनों के सामने लगी मेटल ग्रिड्स हट जाती है। दोनों बिना देर किए सेफ कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तंग जगह में पहुंचकर वे एक दूसरे को बाहर धकेलने लगते हैं। वह आदमी लीसा को पकड़कर पीछे खींचता है, जबकि लीसा किसी तरह खुद को छुड़ाकर कंपार्टमेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है। काउंटडाउन लगातार खत्म हो रहा है। आखिरी कुछ सेकंड बचने पर लीसा पूरी ताकत से उसे लात मारती है और खुद कंपार्टमेंट के अंदर चली जाती है और अगले ही पल डोर उसका हाथ काट देता है। कटा हुआ हाथ कंपार्टमेंट के अंदर गिरता है। लीसा की नजर उस हाथ पर बने क्रॉस टैटू पर पड़ती है। अब उसे समझ आता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम है, जिसकी कार में वह बैठी थी। टाइमर 0 पर पहुंचते ही बाहर की टनल आग से भर जाती है। आग बंद होने के बाद हीटिंग पाइप्स वापस दीवारों में चले जाते हैं। तभी कंपार्टमेंट के एक छोटे पैसेज से स्कल जैसी शक्ल वाला मैकेनिकल क्रीचर बाहर आता है। लीसा पहले उससे डरकर पीछे हटती है,
लेकिन वह उस पर हमला नहीं करता। उसके अंदर से छोटे टूल्स बाहर आते हैं और एसिड से जले हुए घुटने का इलाज करने लगते हैं। टूल लीसा के सूट से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्शन होते ही लीसा के दिमाग में कार वाली घटना की टूटी हुई मेमोरीज लौटने लगती है। अब उसे याद आता है कि रेडियो पर सस्पेक्ट की खबर सुनने के बाद उसने एडम के हाथ पर क्रॉस टैटू देख लिया था। जब एडम को पता चला कि लीसा उसकी सच्चाई जान चुकी है तो उसने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच झड़प हुई और एडम ने नाइफ से लीसा के शरीर पर वार कर दिया। इसके बाद उसने उसे रोड के किनारे फेंक दिया। घायल हालत में जमीन पर पड़ी लीसा ने आसमान से नीचे आती एक तेज सफेद रोशनी देखी थी। इसके बाद उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। इस फ्लैशबैक से यह पूरी तरह साफ नहीं होता कि एडम के हमले में लीसा की मौत हो गई थी या उस सफेद रोशनी ने उसे जिंदा अवस्था में वहां से उठा लिया था। लेकिन एक बात तय है कि यह मेज किसी साधारण इंसान की बनाई हुई जगह नहीं है। मैकेनिकल क्रीचर उसका इलाज पूरा करके वापस चला जाता है। लीसा को अब लगता है कि यह जगह उसे तुरंत मारना नहीं चाहती। हर ट्रैप में उसे बचने का एक मौका दिया जाता है। अगर वह सही समय पर सेफ जोन तक पहुंच जाए तो क्रीचर उसके वुंड्स भी ठीक कर देता है। कंपार्टमेंट से बाहर आने पर एडम का कटा हुआ हाथ अभी भी वहीं पड़ा है। लीसा उसे गौर से देखती है और ब्रेसलेट के नीचे स्किन पर बने कुछ सिंबल्स नोटिस करती है। वह उनका मतलब समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय सामने से एक तेजी से घूमता हुआ ब्लेड उसकी तरफ आने लगता है। लीसा तुरंत पीछे हटती है और ऊपर खुले एक छोटे पैसेज में चढ़ जाती है। वह चुपचाप आगे बढ़ रही होती है। तभी ऊपर से किसी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही देर में एक हैच खुलता है और वहां से एक भयानक जला हुआ क्रीचर नीचे उतरता है। उसका शरीर इंसान जैसा है, लेकिन पूरी स्किन जल चुकी है। उसकी आंखें सफेद हैं और एक हाथ गायब है। कटा हुआ हाथ देखकर लीसा समझ जाती है कि यह शायद एडम ही है, जिसे इस जगह ने किसी तरह दोबारा जिंदा कर दिया है। एडम अब देख नहीं सकता, लेकिन आसपास होने वाली हर आवाज सुन सकता है। लीसा अपनी सांस रोककर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी उसकी कलाई पर बंधा ब्रेसलेट मेटल फ्लोर से टकराता है और हल्की सी आवाज होती है। एडम उसी दिशा में झपटता है। लीसा तेजी से एक पतली ओपनिंग की तरफ बढ़ती है और उसके अंदर घुस जाती है। रास्ता इतना संकरा है कि एडम उसके पीछे नहीं आ पाता। वह क्रीचर पीछे रह जाता है और लीसा आगे एक ऐसे सेक्शन में पहुंचती है जहां दो अलग टनल्स बनी हैं। वह दोनों रास्तों को देखती है, लेकिन वहां कोई साइन या क्लू नहीं है। आखिरकार वह अंदाजे से लेफ्ट वाली टनल चुनती है। इस टनल के आगे एक ग्लास चेंबर बना है। उसके अंदर पहुंचते ही चारों तरफ की वॉल्स पर अलग अलग इमेजेस दिखाई देने लगती हैं। ये इमेजेस लीसा की अपनी जिंदगी की मेमोरीज है। वह अपने बचपन, बड़े होने, नीना के जन्म और उसके साथ बिताए खूबसूरत पलों को देखती है। कुछ देर के लिए लीसा मेज और उसके ट्रैप्स को भूल जाती है। इसके बाद वॉल्स पर वह घटना दिखाई देती है जिसमें नीना विंडो से नीचे गिर गई थी। इस एक्सीडेंट के बाद से लीसा खुद को बेटी की मौत का जिम्मेदार मानती आ रही है। उसे लगता है कि मां होने के बावजूद वह नीना को बचा नहीं पाई। यही गिल्ट धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो गया और आखिरकार वह उस सुनसान रोड पर अपनी जान देने के लिए लेट गई। ये चेंबर किसी फिजिकल ट्रैप की तरह नहीं है। ये लीसा की मेमोरीज और उसके सबसे गहरे दुख को उसके सामने ला रहा है। वह इन्हीं इमेजेस को देख रही होती है। तभी सीलिंग के रास्ते जला हुआ एडम फिर उसके पीछे आ जाता है। लीसा तुरंत दूसरे पैसेज में घुसकर वहां से निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे टनल के एंड पर नीला आसमान दिखाई देता है। पहली बार उसे लगता है कि शायद बाहर निकलने का रास्ता सामने है, लेकिन उसके और उस रोशनी के बीच शार्प वायर्स का एक लंबा जाल है। उसी समय ब्रेसलेट पर 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और हीटिंग पाइप्स भी बाहर आने लगते हैं। लीसा बिना समय गंवाए वायर्स के नीचे से निकलना शुरू करती है। कई शार्प वायर्स उसके सूट को काटते हुए स्किन में घुस जाते हैं। उसकी पीठ से खून बहने लगता है, लेकिन सामने दिखाई दे रहे आसमान की वजह से वह आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही टाइमर 0 के करीब पहुंचता है, हीट बढ़ने लगती है। लीसा आखिरी हिस्से तक पहुंचने वाली होती है। तभी उसके नीचे का हैच खुलता है। वह नीचे बने एक चेंबर में गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को फिर उसी शुरुआती मेटल चेंबर में पाती है। इसका मतलब अब तक उसने जितनी भी कोशिश की उससे वह मेज से बाहर नहीं निकल पाई। लीसा पूरी तरह निराश होकर वॉल के पास बैठ जाती है। उसे एडम के हाथ पर बने सिंबल्स याद आते हैं। वह अपने वुंड से निकल रहे खून की मदद से वही शेप्स दीवार पर बनाने लगती है। शायद उसे लगता है कि अगर वह यहाँ मर गई तो उसके बाद आने वाला इंसान इन निशानों को देखकर कोई क्लू समझ सकेगा।
कुछ देर बाद वही मैकेनिकल क्रीचर दोबारा उसका इलाज करने आता है, लेकिन इस बार लीसा उसे रोक देती है। वह कहती है कि वह फिर से इन टनल्स में नहीं जाना चाहती और अब इस दर्द को खत्म करना चाहती है। क्रीचर के अंदर से इंजेक्शन जैसा एक टूल बाहर आता है। ऐसा लगता है कि वह लीसा की इच्छा के अनुसार उसकी जिंदगी खत्म करने वाला है। लीसा वॉल पर बनाए सिंबल्स को देखती है और निराश होकर उन्हें मिटाने लगती है, लेकिन आधे मिटे हुए शेप्स को देखकर उसे अचानक महसूस होता है कि ये रैंडम सिंबल्स नहीं हैं, वे एरोज जैसे दिखाई दे रहे हैं। कुछ एरोज लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ राइट की तरफ। अब लीसा को समझ आता है कि ये मेज के अलग अलग जंक्शंस पर सही डायरेक्शन बताते हैं। वह तुरंत क्रीचर को रोकती है और उसे अपना इलाज पूरा करने देती है। वुंड्स ठीक होने के बाद लीसा एक बार फिर टनल में जाती है। इस बार वह पहले से गुजरे ट्रैप्स को पहचानती है, इसलिए बिना हर जगह रुके आगे बढ़ती रहती है। वह क्रशिंग सेक्शन और वाटर चेंबर को पार करती है। इसके बाद एसिड पेट के पास पहुंचकर अपने ब्रेसलेट को एसिड में डाल देती है। एसिड में जाते ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गलने लगता है और कुछ ही देर में उसकी कलाई से अलग हो जाता है। ब्रेसलेट के नीचे लीसा की स्किन पर भी वैसे ही सिंबल्स बने हुए हैं जैसे एडम के हाथ पर थे। अब लीसा के पास मेज का सही रूट मौजूद है। जिस जंक्शन पर उसने पहली बार अंदाजे से लेफ्ट टनल चुनी थी, उसकी कलाई पर बने सिंबल्स उसे राइट जाने का संकेत देते हैं। अगले मोड़ पर उसे लेफ्ट जाना है और उसके बाद हर जंक्शन पर अलग डायरेक्शन चुननी है। वह सिंबल्स का क्रम याद रखते हुए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से जले हुए एडम के घिसटने की आवाज आने लगती है। वह फिर उसका पीछा कर रहा है। लीसा जानती है कि एडम देख नहीं सकता और केवल आवाज के सहारे उसे ढूंढ रहा है। उसे गुमराह करने के लिए वह इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट एक दूसरी टनल में फेंक देती है और खुद पास की एक छोटी ओपनिंग में छिप जाती है। उसके दूर जाते ही लीसा अपनी कलाई पर बने सिंबल्स दोबारा देखती है। तभी उसे पता चलता है कि जिस रास्ते में उसने ब्रेसलेट फेंका है वही मेज का सही रास्ता भी है। अब उसे मजबूरी में एडम के पीछे उसी टनल में जाना होगा। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे अंदर बढ़ती है। यह जगह बाकी मेटल टनल्स से बिल्कुल अलग है। इसकी वॉल्स नरम और गीली है, जैसे वह किसी मशीन के अंदर नहीं बल्कि किसी विशाल जीव के शरीर में रेंग रही हो। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपना ब्रेसलेट फ्लोर पर पड़ा दिखाई देता है। एडम भी उसी जगह आसपास घूम रहा है और किसी आवाज का इंतजार कर रहा है। लीसा धीरे से आगे बढ़ती है और बिना कोई आवाज किए ब्रेसलेट उठा लेती है, लेकिन जैसे ही डिवाइस उसके हाथ में आता है उस पर अलार्म बज उठता है। आवाज सुनते ही एडम उसकी तरफ झपटता है। लीसा तुरंत वापस मुड़ती है और सेफ कंपार्टमेंट की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। एडम भी उसके पीछे आ रहा है। ट्रांसपेरेंट ग्लास बंद हो जाता है और एडम बाहर रह जाता है। लीसा को लगता है कि कुछ ही सेकंड में हीटिंग पाइप्स से आग निकलेगी और एडम दोबारा जल जाएगा, लेकिन इस बार पाइप्स बिना आग छोड़े ही वापस वॉल्स में चले जाते हैं। कंपार्टमेंट का ग्लास खुलते ही एडम अंदर घुसकर लीसा पर हमला कर देता है। तंग जगह में दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एडम लीसा को पकड़ने की कोशिश करता है। वह एडम को नीचे गिराती है और उसका सिर मेटल फ्लोर पर दबाकर रखती है। उसी समय कंपार्टमेंट की पीछे वाली वॉल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और एडम का सिर दोनों मेटल सरफेसेस के बीच कुचल जाता है। लीसा कुछ सेकंड वहीं रुककर यह देखती है कि वह दोबारा उठ तो नहीं रहा। जब एडम में कोई हलचल नहीं होती तो वह आगे की तरफ बढ़ जाती है। कुछ दूरी के बाद वह मेज के आखिरी जंक्शन पर पहुंचती है। उसकी कलाई पर बने सिंबल्स के मुताबिक उसे राइट टनल में जाना चाहिए, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक छोटी लड़की बाहर आती है। लीसा उसे देखते ही रुक जाती है क्योंकि वह लड़की बिल्कुल नीना जैसी दिखाई दे रही है। वह कई सालों से अपनी बेटी को दोबारा देखने की इच्छा में जी रही थी। नीना का यह रूप उसे अपने पास रुकने के लिए कहता है, लेकिन लीसा जानती है कि उसका सही रास्ता दूसरी टनल में है। वह नीना से कहती है कि वह उससे हमेशा प्यार करती रहेगी, लेकिन अब उसे आगे बढ़ना होगा। नीना उसे गले लगाती है और बताती है कि उसे अपनी माँ पर गर्व है। इसके बाद उसका रूप धीरे धीरे गायब हो जाता है। लीसा आंखों में आंसू लिए राइट टनल में चली जाती है। कुछ आगे बढ़ने पर उसे फिर दूर नीला आसमान दिखाई देता है। इस बार उसके और एग्जिट के बीच 3 विशाल मेटल ब्लेड्स लगातार ऊपर नीचे चल रहे हैं। इन ब्लेड्स को पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लीसा कुछ समय तक उनके मूवमेंट को ध्यान से देखती है। पहला ब्लेड लगभग 4 सेकंड के अंतर पर नीचे गिर रहा है। जैसे ही वह ऊपर जाता है, लीसा तेजी से उसके नीचे से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब उसके सामने दूसरा ब्लेड है जो लगभग 3 सेकंड के अंतर पर गिर रहा है। वह उसकी टाइमिंग भी समझती है और सही मौका मिलते ही उसे पार कर लेती है। आखिरी ब्लेड सबसे तेज है। वह हर 2 सेकंड में नीचे गिर रहा है और उसे पार करने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है। लीसा कुछ देर अपनी सांस संभालती है। फिर जैसे ही ब्लेड ऊपर जाता है, वह पूरी ताकत से आगे छलांग लगा देती है। उसका शरीर दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन उसका एक पैर ब्लेड की चपेट में आ जाता
आता है और कटकर अलग हो जाता है। दर्द से लीसा वहीं गिर जाती है। उसके शरीर से तेजी से खून निकल रहा है, मगर एग्जिट अब कुछ ही दूरी पर है। वह अपने हाथों के सहारे खुद को आगे खींचती है। आखिरकार वह नीले आसमान के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। वह आसमान असली नहीं है। उसके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है जिस पर खुले नीले आसमान का वीडियो चल रहा है। ब्रेसलेट का टाइमर खत्म होने वाला है। वॉल्स से हीटिंग पाइप्स बाहर आने लगते हैं, लेकिन अब लीसा में भागने या किसी सेफ कंपार्टमेंट को ढूंढने की ताकत नहीं बची है। वह स्क्रीन के पास बैठ जाती है और चुपचाप काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार करने लगती है। टाइमर 0 पर पहुंचता है। इस बार पाइप से आग नहीं निकलती। अचानक टनल की सीलिंग खुलती है और ऊपर से एक तेज सफेद रोशनी लीसा पर पड़ती है। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। वह ऊपर जाती हुई उस रोशनी के अंदर गायब हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख एक खूबसूरत जगह पर खुलती है। सामने साफ पानी, हरियाली और एक बड़ा वाटरफॉल है। उसका कटा हुआ पैर भी वापस ठीक हो चुका है और शरीर पर कोई वूंड नहीं है। नीना भी वहां मौजूद है। इस बार लीसा उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या वह मर चुकी है। नीना उसे बताती है कि उसका शरीर केवल एक बार नहीं बल्कि अब तक कई बार मर चुका है। नीना की बात से लीसा को समझ आता है कि टनल में मिली पुरानी बॉडीज शायद उसके पिछले अटेम्प्ट्स की थीं। हर बार मरने के बाद इस जगह ने उसे दोबारा जिंदा करके मेज में भेज दिया था। लीसा पूछती है कि अब उसे क्या करना होगा। नीना जवाब देती है कि अब कोई ट्रैप या टेस्ट बाकी नहीं है, यहाँ उसे बस जीना है। दोनों साथ आगे बढ़ती है। आसमान में दिखाई दे रहे बड़े बड़े प्लैनेट से पता चलता है कि यह जगह अर्थ नहीं बल्कि कोई दूसरी दुनिया है। शायद इसी दुनिया के जीव लीसा को मेज में बार बार टेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब उसकी परीक्षा खत्म हो चुकी है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।